अगर कविता में माने न होते। अगर कवि की कविता में अर्थ ना हो तो बहुत से अनर्थ होने से बच जाएं। जैसे भंवरों को रात भर कमलों में बंद रहना न पड़े, बेचारे राजहंसों को दूध और पानी अलग अलग करने की परेशानी न उठानी पड़े, चकोरों को जबरन चिंगारियां न चुननी पड़े, चातकों को विरहणियों का कोप भाजन न बनना पड़े। सृष्टि के ये महत्वपूर्ण प्राणी कविता से निकलने वाले विशिष्ट अर्थों के कारण पीड़ित हैं। यह कविता से निकलने वाले अर्थ की ही कृपा का फल है कि शीतल चंदन अंग पर चर्चित होकर भी दाह उत्पन्न करता है। क्यारियों में महके हुए गुलाब अंगारों जैसे सुलगते हैं और पूर्णमासी का सुधावर्षी चंद्रमा अपनी किरणों से अमृत नहीं गरल बरसाता है। यदि कवि की कविता में अर्थ ना हो तो फरहाद को शीरी के लिए पहाड़ न काटने पड़े, मजनू को लैला के लिए पत्थर न खाने पड़े, राम को सीता का पता खंजन शुक कपोत मृग और मीनों से न पूछना पड़े, और कृष्ण को राधा की खातिर कभी सपेरा कभी मनिहारिन कभी फुलवा बेचने वाली न बनना पड़े। इतना ही नहीं, यदि कवि की कविता में अर्थ ना हो तो हिंदुस्तान का टनों कागज मनोस्याही और अपरिमित परिश्रम नष्ट होने से बच जाए। स्कूलों और लाइब्रेरियों में बहुत सी अलमारियों का खर्च बच जाए। स्कूलों के बच्चे तो कविताएं रटने से बचे ही, अध्यापक भी उसके खींच खींच कर अर्थ लगाने से बच जाएं। तब साहित्य का इतिहास भी इतना भारी भरकम ना रहे, समालोचकों का भी सिरदर्द हल्का हो ले। तब निश्चय ही संपादकों को कविता छांटने में जो व्यर्थ समय गंवाना पड़ता है उसकी भी बचत हो जाए। फिर एक बड़ा काम और भी हो, सारा झगड़ा अर्थ का ही तो है। कविता से अगर अर्थ निकल जाए तो फिर संगीत और काव्य में जो बहुत दिनों से वर्ग भेद चला आता है वह दूर हो जाए और ये दोनों समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर सही रूप से विकसित हो सकें। जब संगीत कला चित्रकला और मूर्ति कला बिना अर्थों के समाज में समादृत हो सकती है, तब काव्य कला क्यों नहीं हो सकती। वैसे यह बात है भी व्यर्थ कि कविता में अर्थ देखे जाए, क्योंकि कविता कभी किसी को सीधे अर्थ देती भी नहीं। अब आप देखिए कि कविता जूही की कली पर है और अर्थ उसके कुछ के कुछ निकल रहे हैं। कविता लिखी हुई कुकुरमुत्तों पर है और लोग समझ रहे हैं कि इसका संबंध हमसे है। बात मधुशाला की कही जा रही है, अर्थ यज्ञशाला के लगाए जा रहे हैं। गीत पनघट पर है और व्याख्या वेदांत की हो रही है। जलाया आकाश दीप जा रहा है, अर्थ आशा निराशा के झूले में झूल रहा है। इन सब बातों से सहज सिद्ध है कि कविता का वह अर्थ नहीं होता जो लगाया या बताया जाता है। असल में कविता का अर्थ वह होता है जो अक्ल में नहीं आता। जब अर्थ के साथ यह दिक्कत है तो क्यों व्यर्थ उसके चक्कर में पड़ा जाए। अच्छे कवियों ने कभी अर्थ की चिंता नहीं की, या यूं कहें कि वे कभी अर्थ के पीछे नहीं दौड़े। बेशक वे इसलिए महाकवि कहलाए कि लोग उनकी कविताओं के अर्थ नहीं लगा सके। छायावाद हिंदी में इसीलिए हावी हो गया कि लोगों से उनकी कविताओं के अर्थ नहीं निकलते थे। आज की नई कविता इसलिए विशिष्ट स्थान प्राप्त कर रही है कि उसके रचयिताओं का अर्थ के लिए आग्रह नहीं है। हिंदी में अमृत ध्वनि छंद उसे कहते हैं जिसका बड़े से बड़ा पंडित आज कोई अर्थ नहीं निकाल सकता। इसी प्रकार आधुनिक युग में हिंदी की सबसे श्रेष्ठ कविता यह है, सुनिए। अड़म बड़म धड़म धतड़म 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 बादल गरजा ताशे बाजे। पैसे लेकर कवि जी ने कवि सम्मेलन में कविता पढ़ी, तालियां पिटी, जनता हंसी, या कुंदेन्दु तुषार हार धौला सरस्वती सिर धुनकर रह गई। अब आप ही बताइए, यह कविता बुरी है? नहीं। तो फिर बताइए इस कविता का क्या अर्थ है? अर्थ अगर समझ में नहीं आया तो क्या अनर्थ हो गया? कविता का अर्थ से क्या संबंध? कविता कविता है,
अर्थ अर्थ है, अर्थ होता है निगेटिव और कविता तो पॉजिटिव है ही। अब अगर दोनों तार आपने एक साथ पकड़ लिए तो करंट तो लग जाएगा ना। तो हे पाठकों, कविता के अर्थ को पकड़कर नाहक क्यों करंट खाते हो? ये यदि कविता में माने ना हो तो हे पाठकों, कविता के अर्थ को पकड़कर नाहक क्यों करंट खाते हो? यदि कविता में माने ना हो तो चंद पुराने लोग भले ही कुछ ताने सुनाने लगे, वरना तो आनंद ही आनंद है। न लिखने वालों को कष्ट, न पढ़ने वालों को मुसीबत, न सुनाने वाले को परेशानी और न सुनने वालों को हैरानी। आदमी आज अर्थ का दास बन गया है। धर्म, समाज और राजनीति तीनों ही आज अर्थ से दूषित हो चुके हैं। हमें साहित्य को, कम से कम काव्य को तो अर्थ के प्रमाद से बचा ही लेना चाहिए। यदि कविता में अर्थ ना हो तो इससे अधिक कुछ नहीं होगा कि फिर हर कोई कविता लिखने लगेगा और कुछ खास लोगों की मोनोपोली टूट जाएगी। हमारा निवेदन है कि मोनोपोली किसी भी क्षेत्र में हो, टूटनी ही चाहिए। जब जमीन किसी एक की नहीं रही, जब संपत्ति किसी एक के पास इकट्ठी नहीं हो सकती, तब कविता के उत्पादन का अधिकार भी किसी एक के पास कैसे सुरक्षित रह सकता है? जब हम देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित और उदार करने जा रहे हैं, अर्थ का ठीक से मूल्यांकन और वितरण करने जा रहे हैं, तब हमें काव्य के अर्थ को भी दुरुस्त करना ही होगा। यदि काव्य में अर्थ ना हो तो उससे शायद एक और हानि होने की संभावना है। उसका कवि सम्मेलनों पर शायद कुछ असर पड़े, अर्थात जो लोग अर्थ को समझकर सिर हिलाते हैं वे सिर हिलाने की जगह मुंह बिचकाने लगे। लेकिन इससे कवियों को निराश नहीं होना चाहिए। हमारे देश में बिन समझे सिर हिलाने वालों की तादाद कुछ ज्यादा ही है। बहुमत तो एक वोट का भी जीत के लिए काफी होता है। यहाँ तो हजारों की संख्या में असमझ सराहने वाले हैं। आज कविता में अर्थ नहीं, तर्ज देखी जाती है। कला नहीं, गला देखा जाता है। शब्द नहीं, संगीत की सराहना होती है। अस्तु, कविता में अर्थ ना होंगे तो युग धर्म का निर्वाह ही होगा। समय के साथ तरक्की ही होगी, कल्याण ही होगा। झूठ बराबर तप नहीं। शास्त्रों में लिखा है कि जब तक जान जाने का खतरा ना हो तब तक झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर नई दुनिया का शास्त्र मुझे बनाने को कहा जाए तो उसका पहला वाक्य यह हो, सच तभी बोलना चाहिए जबकि जान जाती हो। झूठ बोले और पकड़े गए तो धिक्कार है ऐसे दांत घिसने पर। झूठ बोलने का मजा तो यह है, होशियारी तो इसमें है कि झूठ बोलो मगर झूठ न दिखाई दे। आप झूठ बोलिए और फिर बोलिए, लेकिन भाई मेरे तनिक सफाई के साथ। इसी को दुनियादारी कहते हैं, इसी में सफलता छिपी है। आपको पता नहीं, मैंने तो यह सिद्धांत बना रखा है कि झूठ बराबर तप नहीं, सांच बराबर पाप, जाके हृदय झूठ है ताके हृदय आप। और यकीन मानिए, आप अपने इसी सुनहरे सिद्धांत की बदौलत दिन पर दिन गोल हुआ जाता हूँ और नजर न लग जाए किसी की, बस सब तरह से पौ बारह है। झूठ बोलने का बड़ा महात्म्य है। अगर आप आज के वैज्ञानिक तरीके से झूठ बोलना सीख जाएं तो विश्वास कीजिए कि फिर जिंदगी में आपको कभी मायूस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शर्त लगाकर कह सकता हूँ, चंद दिनों की ही कसरत के बाद आपके पास ठाठदार बंगला, शानदार कार, चहकता हुआ रेडियो, बहकता हुआ दूरदर्शन, झुकता हुआ अर्दली और उचकती हुई अप्सराएं खुद ना आ जाए तो कसम आपकी, मैं आज से ही झूठ बोलना छोड़ सकता हूँ। झूठ कौन नहीं बोलता? हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है
कि यह संसार मिथ्या है। माता पिता पुत्र कलत्र सब रिश्ते झूठे हैं। जग व्यवहार सब मिथ्याचार है। दो चार संत फकीर और गांधी महात्माओं को छोड़ दीजिए, दुनिया में इनका होना न होना हम झूठों के प्रचंड बहुमत में कोई अर्थ नहीं रखता। मेरा तो दावा है कि झूठ और सच की बिना पर अगर इस देश में चुनाव लड़ लिए जाएं, तो हिंदुस्तान की एक भी सीट पर कांग्रेसियों का अधिकार नहीं रह सकता। हिंदुस्तान क्या, सारी दुनिया में हम झूठों का ही सिक्का चलता है, और वह दिन दूर नहीं जब धरती के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक हर जगह हमारी मजबूत सरकारें कायम हो जाएंगी। दरअसल दुनिया में और है भी क्या? खाने को 3 छटाक गेहूं, पहनने को 3 गज कपड़ा और बोलने को जी भर झूठ। राशन और कंट्रोल के इस पिछड़े जमाने में अगर कहीं झूठ भी चोर बाजार में चली गई होती, तो झूठ न मानिए, दुनिया से 99% आदमी उठ गए होते। दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है कि बिना झूठ के आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। जिस तरह चटनी के बिना भोजन में चटकारा नहीं आता, रूप भी बिना यौवन के किरकिरा होता है, इश्क बिना शायरी फीकी लगती है, उसी तरह बिना झूठ के भी कोई जिंदगी है। यह बिल्कुल झूठ है कि पहले जमाने में झूठ बोलने वाले मर जाया करते थे। कम से कम मैं 80 साल से ऊपर का हो गया हूँ, तब से हजारों क्या लाखों बार झूठ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर क्या मजाल, मरे तो मेरे दुश्मन, यहाँ तो सिर में दर्द तक नहीं हुआ। सिर्फ आपसे कहता हूँ कि बाहर की तो क्या चली, घर में यानी उनसे मतलब अपने संतान की जन्मदात्री से शायद भूलकर भी कभी सच नहीं बोलता। लेकिन इस पर भी दावा यह है कि आज तक किसी ने मुझे सरेआम झूठा बताने का हौसला नहीं किया। आप झूठ बोलिए और फिर बोलिए, लेकिन भाई मेरे तनिक सफाई के साथ। इसी को दुनियादारी कहते हैं, इसी में सफलता छिपी है। झूठ बोलना भी एक कला है, एक महान आर्ट। इसकी महानता के आगे चित्रकारी के रंग फीके हैं, संगीत का स्वर बेसुरा है और कविता के छंद निरर्थक हैं। लोग कहते हैं कि जिसने सत्य को पा लिया उसने परमेश्वर को पा लिया। एकदम गलत। बात सही यह है कि जिसने झूठ को पा लिया उसे कुछ और पाना शेष नहीं रहा। झूठ परम तत्व है, अजरामर है, सनातन है, निर्विकल्प है, संपूर्ण जगत में व्याप्त है। यद्यपि यह भेदाभेद से परे है, फिर भी अभ्यास या साधना के लिए मैंने कुछ इसके भेद किए हैं। जैसे पहला, शुद्ध झूठ, दूसरा अशुद्ध झूठ, तीसरा सफेद झूठ, चौथा बेसिर पैर की, पांचवा मनगढ़ंत, छठा गप और सातवां 420। देश काल, अवस्था और समय संयोग के अनुसार इनके फिर सैकड़ों प्रकार होते हैं। स्थान संकोच से उनका वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता। फिर इस विषय पर हिंदुस्तान के 33 करोड़ देवी देवता घर घर में नित्य नए अनुसंधान कर रहे हैं। इसलिए अभी से इस शास्त्र को लिपिबद्ध करना ठीक नहीं है। ऐसा करना इसकी बढ़त को रोक देना है। मेरा मत है कि आजकल बिना झूठ के शरीर रूपी गाड़ी जीवन दलदल को पार नहीं कर सकती। उदाहरण चाहिए तो मान लीजिए आप किसी दफ्तर में बाबू हैं। बाबू भी ऐसे कि नेक नियत के सबूत में फाइलों पर झुकते झुकते आपकी गर्दन खम खा गई। लेकिन आपको चाहिए 4 दिन की छुट्टी, निहायत जरूरी काम आ पड़ा है। काम भी ऐसा जिसे टाला ना जा सके।
आपकी पत्नी के भाई के लड़के को जुकाम हुआ है। वह बेचारा हरदम छींकता रहता है। आपकी उनके भाई भावत सब परेशान हैं। उनके आने वाले खत हमेशा छींकों से भरे रहते हैं। पत्नी का कहना है कि इस हालत में अगर हम बच्चे को देखने नहीं गए तो रिश्तेदारी में नाक कट जाएगी। आदमी को अपनी नाक का ख्याल नहीं तो वह आदमी नहीं। लेकिन आदमियत के इस सच्चे मसले को आप अपनी अर्जी में लिखकर बड़े बाबू को भेजकर तो देखिए। सत्य बोलने को आजन्म लाचार हो सकता हूँ, अगर इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक भी छुट्टी मंजूरी होकर आ जाए। ऐसी जगह आपको फन खोलना ही पड़ेगा, जैसा कि अक्सर मैं और मेरे साथी बाबू करते हैं। पर उसी डॉक्टर की जेब में 10-10 रुपए के 2 नोट डालते हुए कहा जाए, डियर डॉक्टर, एक सर्टिफिकेट तो बना दो। डॉक्टर भी इस फन में कम होशियार न निकलेगा। वह लिखेगा, ऐसा मालूम होता है कि बाबू को जोर से सर्दी का अटैक हुआ है, दोनों फेफड़े भरे हैं, इन्हें 1 सप्ताह इलाज और आराम की सख्त जरूरत है। लीजिए, फिर आपने तो मैदान मार लिया। बस के लिए 2 रुपए का नोट किसी लड़के को देकर अर्जी दफ्तर रवाना कीजिए और आप ससुराल का टिकट कटाइए। अगर ससुराल का पानी लग जाए और श्वशुर गृह निवासम स्वर्ग तुल्यम नृणानाम उक्ति सही साबित हो तो 10-10 रुपए के 2 नोट डॉक्टर को और थमाइए, फिर लगाइए 1 सप्ताह और गोता। कोई पनडुब्बी आपको नहीं खोज सकती और कोई अक्ल का कच्चा यानी सच्चा इस महान सच को झूठ तो साबित कर ही नहीं सकता। मेरे अपने साथ एक घटना लीजिए। पिछले जून के महीने में जब मैं बच्चों के साथ घर से वापस दिल्ली लौट रहा था, तो मुझसे भी ज्यादा किसी होशियार ने मेरी जेब से मनी बैग साफ कर दिया। टिकट, रुपया सभी कुछ उसी में थे। नई दिल्ली स्टेशन पर उतरा तो होश फाख्ता। कुली सामान लेकर गेट की ओर चल रहा था। बीवी बच्चे दिल्ली लौट आने से खुश थे, पर मेरी अंगुलियां जेबों को कुरेद रही थी और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी कि हाय राम, अब क्या होगा। 2-3 मिनट इस गम में डूबा रहा कि टिकट का चार्ज तो दूर, इस कुली क्या दिया जाएगा। लेकिन जिंदगी भर झूठ को गले लगाया था, आखिर उसने उबार ही तो लिया। मैं आगे आगे हो लिया। गेट पर आकर टिकट कलेक्टर को सुनाते हुए श्रीमती से बादब कहा, आइए इधर से आइए। क्यों भाई साहब साथ में नहीं आए? मुझे तार तो तुम्हारा मिल गया था, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? श्रीमती जी यह रंग ढंग देखकर पहले तो अचकचाई, लेकिन वे भी तो आखिर मुझ प्रमाणित असत्यभाषी की अधर्म पत्नी थी। फौरन संभलकर मुझसे भी सवाई होकर बोली, उनके कोर्ट में जरूरी मुकदमा था, कहने लगे तार तो दे दिया है, स्टेशन पर जीजाजी आ ही जाएंगे, चली जाओ। पर गाड़ी में आजकल बड़ी भीड़ रहती है, फर्स्ट क्लास में भी आदमी का भुर्ता बन जाता है। टिकट कलेक्टर बेचारा रौब में आ गया। उसने समझा किसी जज की बहन है और मुझे कांग्रेसी एमपी को ब्याही है। टिकट मांगना तो दूर, वह अदब से एक तरफ खड़ा हो गया। जान बची और लाखों पाए। मेरा ख्याल है कि अगर मैं सच्चाई से काम लेता तो कहीं का न रहता। यह झूठ बोलने का ही प्रताप था कि जान बच गई। इसीलिए तो कहता हूँ, झूठ बराबर तप नहीं। और दावा ठोकता हूँ उस गीत बनाने वाले पर जिसने यह झूठ लिख मारा कि झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। हिंदी की होली तो होली। गोपाल प्रसाद व्यास जी कहते हैं कि इस लेख का मजमून मैंने होली के ऊपर इसलिए चुना कि होली हिंदी का नहीं अंग्रेजी का शब्द है,
लेकिन खेद है कि हिंदुस्तानियों ने इसकी पवित्रता को नष्ट करके एकदम गलीज कर दिया है। हिंदी की होली तो होली, अब तो समूचे भारत में अंग्रेजी की होली ही हर एक चौराहे पर लहक रही है। भारत यानी इंडिया ने आजादी यानी फ्रीडम हासिल करने के बाद बेहद तरक्की यानी प्रोग्रेस की है। सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने की बात में कोई खास वजन नहीं। सुई का फावड़ा तो हिंदुस्तानी पहले भी कर दिया करते थे, अब देख देख कर हवाई जहाज बनाने लगे तो कौन सा तीर मार लिया। प्रोग्रेस के असली मुद्दे तो कुछ दूसरे हैं। उदाहरण के लिए, नहीं, फॉर एग्जाम्पल सन 47 के बाद इतना बदलाव आया, चेंज हुआ कि हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी नहीं रह गया। वह बहुत जल्द अपनी असलियत को पहचान गया। अब पंजाबी है, हरियाणवी है, ब्रजवासी है, बुंदेलखंडी है, भोजपुरी है, बिहारी है, मैथिली है, छत्तीसगढ़ी है, उड़िया है, बंगाली है, असमी है, मलयाली है, कन्नड़ी है, द्रविड़ है, केवल मराठी नहीं, देशस्थ है, कोंकणस्थ है, गुजराती है, महाराष्ट्री की जुबान में सौराष्ट्री है, सिंधी है, कश्मीरी है। कितनी खुशी होती है हिंदुस्तान के इस नए गार्डन में खिले हुए नए नए फूलों को देखकर। हिंदी वाले फूल, अंग्रेजी वाले फूल नहीं। यह तो हिंदुस्तान की विशेषता है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में विशेषता को? जो भी कहते हैं, कि यहाँ हर आदमी की, हर इलाके की, हर सूबे की अलग अलग पहचान है। कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय है, कोई हरिजन, तो कोई गिरिजन, कोई सूचित है, कोई अनुसूचित, कोई आदिवासी है, कोई वनवासी, कोई सिख है तो कोई जैन, कोई पारसी है, कोई मुसलमान है, और कोई अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का रिप्रेजेंटेटिव यानी क्रिश्चियन। आजादी के बाद इन सबको अपनी अपनी जाति, प्रदेश, भाषा और संस्कृति को विकसित करने का अचूक अवसर दिया है भारत की होनहार लोकप्रिय सरकारों ने। इतिहास में इनकी देन को गोल्डन लेटर्स यानी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आगे आने वाली पीढ़ियां यूं गर्व से सीना फुलाकर यह कहेंगी कि जो काम सम्राट अशोक, हर्ष, चंद्रगुप्त, अकबर, विक्टोरिया और जॉर्ज नहीं कर सके, वह स्वतंत्र भारत की सरकारों ने न केवल 50 वर्षों में करके दिखा दिया। और आप जानते हैं कि इतना बड़ा काम इतने छोटे समय में इतनी आसानी से कैसे हो गया। इसका श्रेय यानी क्रेडिट हमारे इंटरनेशनल बनने की सच्ची लगन को है। इसके लिए हमने आमूल चूल ओहनो टॉप टू द बॉटम परिवर्तन चेंज करने का बीड़ा उठा लिया। कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी है हमारे नेताओं को इसके लिए। अब यही लीजिए कि भारतीयों के अब शादी विवाह नहीं होते, मैरिज होती है। औरतें गर्भवती नहीं, प्रेग्नेंट होती हैं। उनका जापा नहीं, डिलीवरी होती है। घर में शिशु जन्म नहीं लेता, बाबा या बेबी पैदा होते हैं। बच्चे के पैदा होते ही माँ मम्मी हो जाती है और पिता डैडी। बच्चे पाठशाला में नहीं जाते, पेड़ पौधों की तरह नर्सरियों में सींचे सहेजे जाते हैं। फिर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जहाँ वे आर्ट्स पढ़ते हैं, साइंस सीखते हैं, और वह सब भी जिनका सीखना पुराने घरों, गंदी गलियों और बेतरतीब बसे हुए शहरों में बढ़े बूढ़ों पुरानी तहजीब से चिपटे कब्र में पैर लटकाए लोगों के बीच मुमकिन नहीं था। इस बदल का असर सोसाइटी में किस कदर हुआ है, उसकी वानगी बाजारों, होटलों, क्लबों, रेस्टोरों और कल्चरल शोज में बखूबी देखी जा सकती है। तेजी से बदलते हुए हिंदुस्तान की तस्वीर हेयर स्टाइलों और दाढ़ियों के कटछंट से देखी जा सकती है। दाढ़ी फ्रेंच कट हुई और बुल्गैनियन कट भी।
अमेरिकी कट भी और इंग्लिश कट भी। औरतों के बाल तो अब कमाल की काबिलियत से कटने लगे हैं। पुराने देहातीपन की निशानी धोती हिंदुस्तान से तेजी से भागी जा रही है। अचकन और शेरवानियों को अलविदा कह दिया गया है और टोपी गांधी बाबा के मरने के साथ ही उतार दी गई। अब गांधी जी खुद टोपी नहीं पहनते थे तो हम क्या पहने। वह दिन दूर नहीं जब ग्रामवासियों में भी ग्राम, किलो, क्विंटल और किलोमीटर की तरह पूरे देश में पैंट और बुशर्ट का चलन आम हो जाएगा। मगर सॉरी भाई, हिंदुस्तानी औरतों ने अभी तक साड़ी का मुंह नहीं छोड़ा है। भाई पहने इसे, लेकिन इसका नाम तो इंटरनेशनल कर दें। पेटीकोट, ब्लाउज, रिबन, लिपस्टिक और क्रीम पाउडर की तरह साड़ी का भी तो अंतर्राष्ट्रीय नामकरण किया जा सकता है। ठीक वैसे जैसे अंगूठी का रिंग, हार का नेकलेस, कर्णफूल का ईयररिंग और बाजूबंद का आमलेट कर दिया गया। कपड़ों का, गहनों का पुराने नामों से और उसके पहनने से देहातीपन झलकता है। जब रसोई किचन हो गई, खाने की मेज डाइनिंग टेबल हो गई, बैठक ड्राइंग रूम हो गई, सोने का कमरा बेडरूम हो गया, नाश्ता ब्रेकफास्ट, दोपहर का भोजन लंच और रात का डिनर हो गया, तो बेलन ब्रेड रोलर क्यों नहीं हो सकता। हमें अफसोस है, हमें वाकई बहुत ज्यादा अफसोस है कि लोग अंग्रेजी के गुण और गौरव को बिना समझे उसका विरोध करते हैं। क्या आपने कभी अंग्रेजी में किसी को गालियां दी हैं या किसी से खाई हैं? कितना फोर्स होता है उनमें। ब्लडी, नॉनसेंस, रास्कल के वजन के शब्द हिंदी में हैं। किसी कहने वाले ने सच कहा है कि सत्यनारायण की कथा तो हिंदी में अच्छी लगती है और गालियां देने का मजा अंग्रेजी में ही है। उन्हें जो समझा वह भी मरा और जो ना समझा वह भी मरा। गालियों को छोड़िए, अध्यात्म को लीजिए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कितनी बढ़िया अंग्रेजी में भारतीय दर्शन को एनालाइज किया है। अब आप ही बताइए कि यदि रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में नहीं करते तो क्या वे विश्व कवि बनते या नोबेल पुरस्कार पाते? यह तो आपको पता ही नहीं है कि भारत से अंग्रेज हिंदुस्तानियों की ताकत के बल पर नहीं गए। वे तो श्रीमती सरोजनी नायडू की बढ़िया अंग्रेजी की तकरीरों से और गांधी जी के ठोस गूढ़ लेखों और अंग्रेजी तर्कों से तथा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए तैयार किए गए नेहरू जी के सार गर्भित अंग्रेजी प्रस्तावों से भागे हैं। इसीलिए तो हमारे अफसर और नेता टूटी फूटी और गलत ही सही अंग्रेजी बोलते और लिखते नहीं समझ जाते। जब वाल्मीकि मरा मरा जबकर रामायण लिखने के काबिल हो गए तो आज के अंग्रेजीदार लोगों को नाकाबिल कैसे कह सकते हैं। सवाल अंग्रेजी का उतना नहीं है जितना अंग्रेजियत का है। अंग्रेजियत आदमी को आला इंसान, आला अफसर, ऊंचा डिप्लोमेट और बड़ा व्यापारी बनाती है। हिंदुस्तान के व्यापारी मूर्ख नहीं हैं। वे खुद अंग्रेजी ना जाने तो इससे क्या हुआ। कूड़ेमल, घसीटाराम आदि सब अपने बच्चों के जन्मदिन पर, मुंडन और कंछेदन पर, विवाह पर अपने मित्रों और सगे संबंधियों को अंग्रेजी में इनवाइट करते हैं। तभी तो उनका व्यापार छलांगे मार रहा है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन किशोर किशोरियों का, उन प्रौढ़ प्रौढ़ाओं का, उन छड़ों बछड़ों और सांडों का जो घर बाजार, बस और रेल, शिप और प्लेन यानी देश और विदेश में परस्पर अंग्रेजी बोलकर दुनिया को यह एहसास दिलाते हैं कि प्रगति की रफ्तार में हम किसी से पीछे नहीं हैं। कुछ सिरफिरे हिंदी के लोग जो यह दलील दिया करते हैं कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी और जापान इनमें लोग अंग्रेजी नहीं जानते, अपने इसी अज्ञान के कारण तो ये देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गए। दक्षिण अफ्रीका के सभी लोग पढ़ गए होते और अंग्रेजियत को स्वीकार यानी एक्सेप्ट कर लिया होता तो ऐसा खून खराबा नहीं होता।
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य से बढ़कर देशभक्त, विद्वान और राजनीतिक कौन हुआ? वे भारत को आने वाली मुसीबतों से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी का प्रचार किया। हर्ष की बात है कि राजा जी की बात हम इंडियंस के गले में अच्छी तरह उतर गई। इसलिए आजकल के फादर अपने बच्चों को होनहार बनाने के लिए उन्हें पंखा दिखाकर कहते हैं, बोलो बेटा बोलो फैन। बिजली की रोशनी दिखाकर कहते हैं लाइट। बंदर की तस्वीर दिखाकर कहते हैं, बोलो मंकी। गधे को गधा क्या कहना, कहो डोंकी। ओलम और बारह खड़ी, पहाड़ा और भिन्न भी कोई सीखने की चीज है? उन्हें शुरू से ही 1 2 3 तथा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 सिखाते हैं। बताइए, बड़े होकर बाप का और देश का नाम ये ऊंचा करेंगे या वे जिनको शुरू से ही यह सिखा दिया जाता है, ओना मासी धम, बाप पढ़े ना हम। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। अन्न बढ़ता है इरिगेशन यानी सिंचाई से, और ज्ञान बढ़ता है अंग्रेजी पढ़ाई से। हिंदुस्तानियों की समझ में जितनी जल्दी यह बात आ जाए उतना अच्छा है। संस्कृति और संस्कृत क्या भला है, यह हमारी समझ में आज तक नहीं आया। हिंदुस्तान और कब तक पोंगापंथी पंडितों, झाड़ फूंक करने वाले ओझाओं, मीन मेख निकालने वाले ज्योतिषियों के चक्कर में फंसा रहेगा? आप ही बताइए कि नक्षत्र शब्द कॉमन है या स्टार? भाग्य के पीछे कब तक भागते रहेंगे? अब लक को आजमाइए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र और शनिवार ज्यादा आम फहम है या संडे मंडे? यह तो अच्छा ही हुआ कि सरकारी मशीनरी में ढाले हुए शब्द रूपी सिक्कों को जनता ने नामंजूर कर दिया। वह टेलीफोन को टेलीफोन ही कहती, दूरभाष नहीं। टेलीविजन को टीवी कहती है, दूरदर्शन नहीं। सड़क को रोड ही कहती है, मार्ग या पथ नहीं। पुस्तक को बुक ही कहती है, पोथी या किताब नहीं। न्यूज़पेपर को अखबार नहीं, पेपर कहकर ही खरीदती है। अब आप ही बताइए कि कलम या लेखनी शब्द एप्रोप्रिएट है या पेन? कलम से तो ऐसा लगता है जैसे विचारों का सर कलम करने वाली कोई चीज हो, और लेखनी तो देखनी भी पसंद नहीं। आज के लेखक को अगर वह फाउंटेन पेन से लिखता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे उसके विचार फाउंटेन की तरह ऊंचे से ऊंचे उठकर बुलंदियों को छू रहे हैं, और उसकी फुहारें नीचे गिर गिर कर एटमॉस्फेयर को ही कोल्ड नहीं बल्कि लेखक को भी कोल्ड बना रही हैं। भारत में तो हम और हमारे पुरखे हजारों वर्ष रह लिए, लेकिन हमारा रंग काला ही रहा। हम काले, हमारे रामकृष्ण काले, हमारे ऋषि मुनि और उनके मुखिया ब्लैक द्वीप वाले कृष्ण द्वैपायन यानी व्यास जी भी काले थे। केवल कश्मीर के लोगों का रंग गोरा है, इसलिए संसार के बड़े बड़े देश इसे भारत से अलग करना चाहते हैं। पिछले 50 वर्षों में हमने दल बदल की ही ट्रेनिंग नहीं ली। रंग बदलने के लिए भी कम एफर्ट्स नहीं किए गए हैं। कम से कम उत्तर भारत में तो रंग बदलने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते रहे हैं, और उनमें भारतीयों को सफलता भी मिली है। लेकिन यह पूर्ण सफल तब हो सकता है जबकि हम अपने आप को अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में पूरी तरह मिला लें। केवल लिबास बदलने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें खून भी बदलना पड़ेगा। तभी हम प्राचीनता के मिथ्या गर्व से, पुरातत्व के उजड़े हुए खंडहरों के मोह से और झूठी सच्ची कहानियों से भरे इतिहास के माया जाल से मुक्ति पा सकते हैं। अपने को मिटाकर ही हम कुछ अचीव कर सकते हैं। विश्व मानवता के विकास की जिम्मेदारी अब केवल हिंदुस्तान पर ही है।
वह संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी और दक्षिण की भाषाओं के पढ़ने से पूरी नहीं हो सकती। इनको पढ़ने से हम फिर पीछे की ओर लौटेंगे। इसलिए अंग्रेजी को सहभाषा के पद से उठाकर शीघ्र से शीघ्र राष्ट्रभाषा और राजभाषा के पद पर इस्टेब्लिश कर देना चाहिए। भले ही इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़े, भले ही इसके लिए जोर जबरदस्ती ही करनी पड़े, क्योंकि देश की उत्तर दक्षिण की इस समस्या को हल करने का यही रास्ता है। हर्ष की बात है कि हमारे नेताओं ने राष्ट्र की एकता के लिए इस मूल मंत्र को अच्छी तरह समझ लिया है। अब मोशनल नहीं, इमोशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए। इस महान कार्य को केवल अंग्रेजी ही कर सकती है। आप सोचिए, स्वराज हमें किसने दिलाया है? क्या अंग्रेजी पढ़े लिखों ने नहीं? गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये यदि विदेशों में जाकर अंग्रेजी ना पढ़े होते तो मुल्क को फ्रीडम मिलती भला? जिस भाषा ने संसार से हमारा इंट्रोडक्शन कराया, जिसके कारण ज्ञान विज्ञान के हमारे लिए दरवाजे खुले, जिसके कारण हम दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास को लंदन, वॉशिंगटन और पेरिस बना सके, उस महान मुहलगी जुबान को हम छोड़ दें तो हमारे जैसा कृतज्ञ कौन होगा? इस कृतज्ञ शब्द को ही ले लीजिए, इसे हिंदुस्तान के कितने लोग समझते हैं? केवल काशी और प्रयाग के मुट्ठी भर लोग, या यूनिवर्सिटियों में हिंदी पढ़ाने वाले कुछ दर्जन हिंदी के लेक्चरर? ये सब देश को रिप्रेजेंट नहीं करते। हिंदुस्तान तो 7 लाख से भी अधिक गांव में बसा हुआ है। किसी ग्रामवासी से कृतज्ञ शब्द का अर्थ पूछ लीजिए, वह आपके मुंह की ओर ऐसे देखने लगेगा जैसे उसे भद्दी गालियां दी जा रही हों। अगर हिंदुस्तान को उठाना है तो उसके गांवों को उठाना होगा। भारत के गांव हिंदी या देशी भाषाओं के सहारे नहीं उठ सकते, वे तो अंग्रेजी से ही उठेंगे। हमें ग्रामवासियों को भी आरंभिक स्टेज से अंग्रेजी पढ़ानी होगी। संसार के वैज्ञानिकों को यह चुनौती है कि क्या वे प्लेग, टीबी और मलेरिया की तरह कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं तैयार कर सकते जिससे बच्चा पैदा होते ही अंग्रेजी बोलने लगे। बिना अंग्रेजी के भारत का कल्याण नहीं, और बिना भारत के कल्याण के दुनिया का कल्याण नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान ने दुनिया का ठेका ले लिया है, इसलिए उसे अंग्रेजी चलानी ही पड़ेगी। हम अंग्रेजों को देश से निकाल सकते हैं, अंग्रेजी को नहीं, क्योंकि दास्ता जिसका पवित्रतम अर्थ है भक्ति, इसलिए अंग्रेजी को मानसिक दास्ता न कहकर हम इसे विश्वात्मा की पवित्रतम भक्ति के रूप में अंगीकार करते हैं। लोग भले ही कहें कि हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजी को अपनाकर अंग्रेजी की मानसिक दास्ता अभी तक बरकरार रख छोड़ी है, तो भैया हम भले और हमारी भक्ति भली। कौन कहता है मुझे दिखाई नहीं देता? महाकवि सूरदास ने स्वर्ग से फोन किया है कि मेरे साथ हिंदी के इतिहासकारों ने भारी अन्याय किया है, उसका प्रतिकार होना चाहिए। कौन कहता है कि मैं अंधा था? मुझे तो सर्वत्र सब कुछ दिखाई देता था। हाँ, मेरी आंखों में मोतियाबिंद उतरा था। मथुरा के एक डॉक्टर ने मुझे चश्मा भी दिया था। वह एक दिन गिरिराज पर्वत पर गिरकर टूट गया। सवेरे सवेरे हम त्रिफला से अपनी आंखें धो रहे थे कि फोन की घंटी बजी। बेटी गुड्डी ने बताया, चाचा जी टरंकाल है। जल्दी जल्दी तौलिए से अपना मुंह पोंछते पोंछते हमने पूछा, कहाँ से है, कौन बोल रहा है? गुड्डी बोली, पता नहीं, कोई बुढ़ा गंवई बोली में बोल रहा है, जल्दी आइए। हमने रिसीवर कान पर रखते हुए कहा, जी मैं सूरज बोल रही हूँ।
हमने कहा, क्षमा कीजिए, मैंने पहचाना नहीं। उत्तर मिला, मैं दिल्ली ते 8 मील उरे सीही गांव को रहबे वारो हूँ। बाबूजी मेरे संग बड़ो अन्याय भयो है। हमने अन्यमनस्कता से पीछा छुड़ाने के लिए कहा, सीही तो गुड़गांव जिले के अंतर्गत है। हरियाणा के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपने एमएलए या जिला अधिकारी से मिलिए। क्या कोई जमीन जायदाद या पंचायत का मामला है? उधर से आवाज आई, ना ही भैया, जमीन जायदाद तो हमारे पुरखन क्यों नाई हती। जीवन भर में गांव की पंचायत में नाई परियो। तो फिर किसी से फौजदारी हो गई होगी। तुम्हारे गांव का सरपंच आजकल कौन है? जाट, लाला या कोई ब्राह्मण देवता? उत्तर कुछ अजीब सा मिला, भैया, फौजदारी तो मेरी एक बेर बंसीवारे ते भई हती। वहां सो मैंने साफ साफ कह दई हती, बाह छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोह, हृदय ते जब जाओगे मरद बांधोगे तो ही। का तुम अभी तलक मोह नहीं पहचाने? हम एक क्षण के लिए सख्ते में पड़ गए, परंतु दूसरी ओर से हमें तुरंत सुनाई दिया, मैं सूरदास हूँ। गुसाई तुलसीदास जी ने मोते कही हती कि मैं आपको फोन करी लूं। फोन को नंबर हूँ उनने कृपा करके बताए दियो हो सो तुम कृपा करके मेरी बात सुनो और कुछ कर ही सको तो करो। हमने प्रणाम करते हुए कहा, महाकवि आज्ञा कीजिए, क्या सेवा है? सूरदास जी बोले, सेवा तो जीव को केवल श्रीनाथ जी की करनी चाहिए। मोए तो एक भ्रांति दूर करनी है, ताई ते आपको कष्ट दिया है। आज्ञा कीजिए, विनय और पुलक भाव से हमने कहा। भैया जी, महात्मा सूरदास ने कहना प्रारंभ किया, लोग मोहि सूरदास कहे हैं और मोहि जन्मांध माने हैं, पर जी बात है नाई। थोरो थोरो तो मोहि अंत समय तक दिखाई देत रहे हो। परंतु सूरदास जी, हमने प्रश्न किया, अष्ट सखान की वार्ता में तो ऐसा लिखा है कि जो सूरदास जी जन्मांध है, आखिन के स्थान पर उनके गढ़ेला हते। सूरदास जी ने बीच में ही टोककर हमसे कहा, लिखी तो कौन जाने कहा कहा है। एक सूरदास मदन मोहन हु हवे गए, उनके पधु लोगन ने मेरे सूर सागर में छाप दिए। कोई मोए सारस्वत कहे है, कोई ब्रह्मभट्ट बतावे है, कोई मोए आगरे को कहे है, और अब तो खींच के मोए ग्वालियर लो जा रहे हैं। पर ऐसी बात है नहीं। तो वास्तविकता क्या है सूरदास जी? बात तो भैया जी बहुत तेरी है, पर संक्षेप में मोए इतनी कहनी है कि मैं वैष्णव हूँ और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को सेवक हूँ। मैंने जीवन पर्यंत श्री गिरिराजधरण प्रभु की लीला गाई है और मैं अंधो नाई हतो। मैंने दुनिया भली प्रकार से देखी हती। फिर आपके विषय में यह सब प्रवाद कैसे फैला? कुछ ना कुछ तो बात होगी ही। हमने आश्चर्य से पूछा। बात तो केवल इतनी सी हती कि 60 बरस के ऊपर मेरी एक आंख में मोतिया बिंदु तरी आयो। वह जमाने में आजकल की नाई कहा कहे मासो ऑपरेशन नाई होते हते, जा कारण मोहे कुछ कम दिखवे लाग्यो। धीरे धीरे दूसरी आंखों पहले के वियोग में दुबरी होने लगी और दुष्ट लोग मोहे सूरदास कहने लगे। हमने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, मगर महाकवि, आज इस बात को कौन सच मानेगा? सूरदास जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने यही कारण तो आपको फोन किया है। मैं आपको कछु प्रमाण देऊं, तिनको तुम जगत में उजागर करो। हम सांस रोककर सुनने लगे और सूरदास जी ने कहना शुरू किया, हमने अपने एक पद में साफ साफ लिखो है, सूरदास की एक आंखें ताहू में कुछ कानो।
का जाते बढ़ गए को और अंतर साच की आवश्यकता रह जाए। परंतु सूरदास जी, इसका अर्थ तो विद्वान लोग भक्ति परंपरा में आपकी अतिशय विनय के रूप में लेते हैं। कहते हैं कि सूरदास तो ज्ञान और भक्ति की दो आंखों में से केवल एक भक्त की आंख से ही दुनिया को देखते हैं, और वह भी थोड़ा थोड़ा। जी ही तो झींकबो है। कई पढ़े लिखे लोग बिना मतलब के अर्थ को अनर्थ करी डारे हैं। पहले मेरी आंखन ते पानी को ढरका बहन लग गयो हो, ताही समय मैंने श्रीनाथ जी को यह पद गाय के सुनायो, निस्दिन बरसत नैन हमारे। लंबी सांस भर सूरदास जी आगे कहने लगे, पर टेढ़ी टांग बारे ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। तब काहू ने हमते कही, सूरदास जी, मथुरा शहर में एक मदन गोपाल नाम को आदमी है, वो आखिन के चश्मा अच्छो बनाए के दे हो, तुम वापस जाओ। थोड़ा दम लेकर सूरदास जी ने आगे बताया, भैया जी, हम वापे गए ताके चश्मा ते हमें कुछ लाभू भयो। पर एक दिना श्रीनाथ जी के मंदिर ते उतरते समय वह चश्मा को कांच गिर के टूट पड़ो। हम फिर मथुरा पहुंचे, पर मदन गोपाल वहां ते अपनी दुकान छोड़ के कहूं अनंत चलो गया हो। तो हमने वह समय की अपनी व्यवस्था को, अपनी अवस्था को वर्णन हो एक पद में कियो है क्या, हमने पूछा। सूरदास जी ने हमें वह सुनाया, नैना भय अनाथ हमारे, मदन गोपाल वहां ते सजनी, सुनियत दूर सिधारे। आप तो खुद जा बात को भली प्रकार ते जानो हो कि चश्मा बारी आंखी बिना चश्मा के कैसी अनाथ है जाए। मदन गोपाल के पीछे हमें को दूसरो चश्मा बनाए बे बारो मिल्यो नहीं है। तो जाते हमें श्री जी के दर्शन करबे में बड़ी अटक है वे लगी। वह समय को एक पद हमारे सुरसागर में है, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, जापद को तुम फिर के पढ़ियो, हमरी व्यथा भली प्रकार से आपकी समझ में आ जाएगी। हम क्या कहें और क्या ना कहें, यह सोचते ही थे कि सूरदास जी पुनः बोले, लाला, तुम खुद अपनी अकल ते सोचो कि जो हमारी आंख नहीं हती तो हम गिरिराज पर्वत ते दो समय उतर के 2 कोस पारासौली कैसे जाते हैं। अंधो आदमी कहूं अकेलो पहाड़ पे रोज चढ़ी उतर सके है। और वार्ता को ये लिखो प्रमाण हो, तो वार्ता में तो एक स्थान पे ऐसो लिखो है कि सूरदास मंदिर के काम ते कभू कभू मथुरा आयो जायो करते हैं। सो तुम ही कहो, अंधे आदमी के सिपरद कभू 12 कोस दूर जाए के मंदिर के प्रबंध को काम सौंपो जाए। एकाएक हमारे ध्यान में सूरदास का प्रकृति वर्णन, रंगों की छटा, बाल कृष्ण की थिरकन, उनका हरि पालने झुलावे वाला पद बिजली की तरह पहुंच गया। निसंदेह मानव के रूप रंग का ऐसा सूक्ष्म वर्णन करने वाला कवि कहीं अंधा हो सकता है भला। सूरदास ने कहा, हमें अपने जीवन में ईजा बात को कछु कछु आभास है गयो हो तो कि लोग हमें सूझतो नाई कहेंगे। जाते हमने देह छोड़बे तो पहले हूँ गुसाई जी के सामने आखिन की ही चर्चा करी। खंजन नैन रूप रसमाते, चली चली जात निकट श्रवण के, उलटी पलटी ताटंग फंदाते, सूरदास अंजन गुन अटके, नतरो अबही उड़ जाते। भैया जी, जाको मतलब जी है कि एक समय हमारी रसिक आंखें खंजन के समान हती। वे इतेक लंबी हती कि कानन तक उनके कोने पहुंचो करते हैं। वह इतनी बड़ी और चंचल हती कि जो हम बिन में काजर नाय लगाते तो निकसी पड़ती। बस जाते आगे हम आपते और का कहें, तुम खुद बहुत समझदार हो। हिंदे के काहू शोध करबे वाले तक हमारी बात पहुंचाए दीजिए। आगे को काम तो वो आपते ओ चोखो करी लेगो। अच्छो, जय जय श्री कृष्ण करूं हूं। वार्तालाप के अंत में सूरदास जी ने बताया,
कि कबीर दास की राम की बहुरिया आपसे बात करने को बहुत उत्सुक है। अगर उनका फोन आए तो सुन लीजिएगा। अतः मैं कबीर दास की राम की बहुरिया का इंतजार कर रहा हूँ। खुदा ने गंजों को नाखून दिए होते तो? कहावत अवश्य सुनी है कि गंजों के अगर नाखून होते तो खुजाते खुजाते मर जाते, पर ऐसा कभी देखा नहीं गया। हमने इसी जन्म में अपनी आंखों से 2-4 नहीं, सैकड़ों गंजे देखे होंगे, और उन सबके नाखून भी थे। यदा कदा अपनी खोपड़ी भी खुजलाते हैं, मगर आपको जानकर खुशी होगी कि सब के सब अभी तक भारत की जनसंख्या में वृद्धि ही कर रहे हैं। इसके मतलब क्या हुए? या तो कहावत झूठी है, या गंजे गंजे नहीं है, अथवा उनके नाखून नाखून नहीं कहे जा सकते। हमें इन तीनों बातों की तह में वैसी ही सावधानी से उतरना पड़ेगा जैसे अमरीकी लोग रूसी बातों की छानबीन में गहरे गोते लगाया करते हैं। हमें इन तथ्यों का विस्तार से वैसे ही सर्वेक्षण करना पड़ेगा जैसे भारत सरकार गलती करने के बाद उस पर जांच कमेटी बिठाकर बड़ी मुस्तैदी से काम किया करती है। यह लेख आज से शुरू होकर भले ही साल भर बाद समाप्त हो, मगर हमें राष्ट्रपति के राजभाषा आयोग की तरह इसकी पूरी पूरी तफ्तीश में जाना ही पड़ेगा, परिणाम जो भी हो। हमें तो कर्म करने की छूट है, शेष तो भगवान कृष्ण गीता में कही गए हैं, मा फलेषु कदाचन। इस शुभ कर्म में प्रवृत्त होने से पूर्व पहले हमें गंजों की व्याख्या करनी पड़ेगी। हिंदी शब्द सागर में लिखा है कि गंजा वह है जिसके सिर के बाल उड़ गए हों, मगर यह नहीं लिखा गया कि सिर के बाल कैसे उड़े हों। सिर के बाल तो कई कई तरह से उड़ते हैं जी। कुछ के बाल तो माँ बाप के मरने पर नाई उड़ा देता है, कुछ कर्म ऐसे करते हैं कि लोग बाग अपनी नाई को यह कष्ट नहीं उठाने देते और स्वयं यह शुभ कार्य कर लिया करते हैं। जैसे कुछ के बाल धूप में सफेद होते हैं, उसी प्रकार कुछ के बाल तेज लू में झुलस कर उड़ भी जाते होंगे। गंज एक तरह का रोग भी होता है, कहते हैं उससे सिर के बाल उड़ जाया करते हैं, पर रोग दोष से हमें आपको क्या लेना? हमारे अनुसंधान का विषय तो वह गंजा है जो उत्तर भारत में विशेषकर पढ़े लिखे वर्ग में अधिक पाया जाता है, जिसे संस्कृत में खलवाट कहते हैं, और इस खलवाट के संबंध में बड़ी धूमधाम से यह घोषणा की गई है, क्वचित खलवाट निर्धन। खलवाट का संबंध खल से कितना है ये तो भाग्यशास्त्री बता सकता है, मगर भारतीय रजत पट पर हमने ऐसे कई खेल देखे हैं जिसमें खलनायक की खोपड़ी शीशे की तरह चमकदार दिखाई देती है। खलवाट का संबंध धन से कितना है इसकी सही सही जानकारी तो आयकर विभाग वाले ही दे सकते हैं, या उनकी पूंजी का तो बैंकों के खातों, डाक खाने की किताबों और राष्ट्रीय बचत योजना के दफ्तरों से मालूम किया जा सकता है। लेकिन इतना हम अवश्य जानते हैं कि गंजों का धन से चाहे जितना हो, निर्धनता से कोई संबंध नहीं। अपना ना हो, पराया हो, कमाया ना हो, पाया हो, उठाया हो, चुराया हो, गर्ज यह है कि धन खलवाटों के पास रहता अवश्य आया है। वे नोटों को खर्च कर सकें या ना कर सकें, गिनते अवश्य रहते हैं। आपने देखा होगा कि सेठों के अधिकतर मुनीम गंजे होते हैं। बैंकों के खजांची छांट कर गंजे रखे जाते हैं। अगर गलती से बाल वाले रख भी लिए जाएं, तो या तो वे गबन के अपराध में जेल चले जाते हैं, अथवा गिनते गिनते फिर वे ही हो जाते हैं जिन पर हम यह लेख लिख रहे हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि सिर के बाल तो सोचते सोचते उड़ जाते हैं, यानी बालों के उड़ने का संबंध सोच विचार से है। तात्पर्य यह है कि मूर्ख नहीं, विचारवान पुरुष ही गंजा होता है।
जब समझदारी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वह खोपड़ी फोड़ कर निकलने लगती है और उसकी राह में आए बाल तबाह हो जाते हैं। बात कुछ जमती तो है कि बालहीनता बुद्धिमानी की निशानी है। भगवान बुद्ध ने शायद इसीलिए अपने शिष्यों को अपने साथ सदैव एक उस्तरा रखने का आदेश दिया था। इसके विपरीत शास्त्रों में स्त्री को पुरुष के मुकाबले शायद इसीलिए कम भक्त ठहराया गया है कि उनके सिर पर बड़े बड़े बाल होते हैं। नारियां ही क्यों, सिर पर बड़े बड़े बाल रखने वाले आदमियों को कम लोग ही बुद्धिमान कहते हैं। बच्चों का मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत से पहले खोपड़ी की घुटाई, श्राद्ध तर्पण के समय भद्र क्रिया और योगियों का सदैव खलवाट रहना आदि प्रथाएं या तो गंजे ऋषियों या माँ बापों ने चलाई हैं। अथवा यह मानना पड़ेगा कि बालों का और अक्ल का बैर है। ऐसा ना होता तो लोग रोजाना दाढ़ी सफाचट करने का सिलसिला आरंभ करते। गंजों के सिर पर बाल भले ही ना हो, लेकिन धड़ के नीचे कुर्सी अवश्य होती है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सबसे बड़ी कुर्सी को 10 साल दबाए रखा। एक बार हमने पता लगवाया था तो मालूम हुआ सिर्फ जवाहरलाल ही नहीं, केंद्र और प्रदेशों के 20 मंत्री और राज्यपाल ऐसे हैं जिनकी खोपड़ी के बाल गंगा स्नान करने गए हुए हैं। भारत सरकार के 3/4 आईसीएस गंजे हैं। सेक्रेटरियों और डायरेक्टरों में तो कोई बिरला ही ऐसा होगा जिसकी खोपड़ी के बाल सही सलामत हों। सफल संपादक तो होते ही गंजे हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी जीवन में इसीलिए असफल रहे कि उनकी खोपड़ी पर बालों की खेती बिना आप पानी के लहराती रही है। मगर आचार्य हजार महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी जगत में इसीलिए सफल हो गए कि विधाता ने न केवल उनके दुश्मनों को बल्कि बालों को भी उनके सिर पर नहीं जमने दिया। श्री अंबिका प्रसाद वाजपेयी के संवादक आचार्य बनने का रहस्य कलम नहीं, खलवाट खोपड़ी ही थी। हिंदी पत्रकारिता में विद्यालंकारों ने बड़ी घुसपैठ की, मगर गंजे न होने के कारण उनमें से एक भी चोटी का पत्रकार नहीं बन सका। इसके मुकाबले सिर्फ अपनी इसी विशेषता के कारण ही जयचंद्र विद्यालंकार हिंदी जगत में नाम कर गए। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई ऐसी महत्वपूर्ण कुर्सी नहीं जिस पर गंजा न जमा बैठा हो। चाहे ख्रुश्चेव हो, चाहे आइजनहावर, चाहे चर्चिल हो, चाहे द गॉल, खुदा के फजल से सबकी खोपड़ी सबाचट है और सभी के नाखून है, पर भगवान की कृपा से सभी बरकरार हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कसूर खोपड़ी का नहीं, नाखून का है। खोपड़ी तो खुजने के लिए प्रस्तुत है, मगर नाखून नहीं मिलते। गुण न हिरानो, गुण गाहक हिरानो है। आजकल जब अच्छे आदमी ढूंढे नहीं मिलते तो नाखूनों की क्या चलाई। भारत के हथियारों पर ही जब धार नहीं रही तो नाखून बेचारे किस लेख में है। नाखून तो तब चलेंगे जब अंगुलियां चलेंगी, अंगुलियां तब चलेगी जब कलाई मजबूत होगी, कलाई को तो कलम उठाने में मोच आती है, अंगुलियों को नाखून धारण करने में बोझ लगता है। जब नाखून रहेंगे नहीं तो वे चलेंगे क्या खा। पहले जमाने में औरतें हर रोज अपने नाखून कुतरा करती थी, अब मर्दों ने यह बात सीख ली है। नाखून तो बेचारे तरस कर रह जाते हैं, पर उन्हें जौहर दिखलाने का अवसर नहीं मिलता। एक बार हमने उनसे इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था, आप हमें बुजदिल ना समझिए, खलवाट खोपड़ी पर रेखा चित्र बनाने में हमें बड़ा मजा आता है, पर हाय वैसा अवसर ही नहीं मिलता कि हम रेखा चित्रों से बढ़कर वहां भाखड़ा की नहरें खोद के और योगी जन जिस मुक्ति के लिए तरसते हैं वह ब्रह्मरंध्र खोलकर गंजों का जीवन सार्थक कर सकें। तनिक कल्पना कीजिए कि खुदा ने अगर गंजों को नाखून दिए होते तो क्या होता। होता यह कि गंजे तब खुली खोपड़ी घूमना छोड़ देते और उनकी देखा देखी हिंदुस्तान में नंगे सिर फिरने का रिवाज न चलता।
ये भांति भांति की पगडंडियां, साफे, टोपियां और टोप हिंदुस्तान से देखते देखते यूं विदा हो जाते। बिना बालों वाले सोचते हैं कि हमारे अपने नहीं, पराए नाखून भी इस सफाचट मैदान में खेती करने के लिए कहीं अपने हल बैल न जोड़ दें। कभी आपने किसी गंजे की खोपड़ी को बहुत निकट से देखा है? उस पर कभी हाथ फेरने का सुअवसर प्राप्त किया है? नाखून की बात छोड़िए, अगर कभी उस पर आपको उल्टी या सीधी उंगली चलाने का मौका मिला है, तो पता चलेगा वह स्थान कितना कोमल, कितना सरस, कितना सुचिक्कन है कि देव कवि के इस छंद को उस पर आसानी से चस्पा किया जा सकता है। माखन सो मन, दूध सो जोबन, है दधि सो अधिक उरीठी, जा छवि आगे छपा कर छाछ, लगे है सुधा वसुधा सब सीठी, ऐसी रसीली सुरीली सी टाट, सो क्यों न लगे मनमोहन मीठी। निश्चय ही इस टाट से बड़े मीठे बोल निकलते हैं। जरा चांटी चलाकर कभी देखिए तो सही, इससे धा भी साफ निकलता है और धिन भी, किट भी साफ निकलता है और गिद्ध भी। एक बार एक मित्र ने हमें ध्रुपद के प्रयोग के लिए सेवा भाव से यूं ही अपनी टांट सुलभ कर दी थी, तो हमने उस दिन बिना सीखे ही धा धा धिनता किटता धिन्ना किट किट गित धा धा धिनता के बोलों पर वह समा बांधा था कि मथुरा के मक्खन पखावजी स्वर्ग से उतरकर वाह वाह करने लगे थे। गंजों को अगर नाखून मिल गए होते तो उन्हें अपनी खोपड़ी पर ही उसके प्रयोग करने की नहीं, वैसे भी नाखून मारने की आदत पड़ जाती, और तब केवल काम शास्त्र में ही नहीं, व्यवहार शास्त्र में भी नाखूनों पर बड़े बड़े रोचक, सरस और रोमांचक छंद प्रबंध लिखे जाते। फिर केवल कामिनियों के उन्नत उरोज ही नख चिन्ह चिन्हित होते। गंजे लोग अपने मित्रों के कपड़ों और शत्रुओं के मुखड़ों पर भी उनकी स्थायी छाप छोड़ते, और साहित्य शास्त्र में नई प्रकार की खंडिताओं और कलहांतरिताओं का समावेश हो जाता। केवल नायिका ही नहीं, खंडित और कलहांतरित नायक भी जन्म लेने लगते। अगर गंजों को सचमुच नाखून मिल गए होते तो यह कहावत कैसे बनती? सारे अपात तब पात्रता न पा गए होते। हमने तो कलम से ही अपने दुश्मनों का सिर न काट लिया होता, और अगर सचमुच कहीं आप खलवाट होते तो अपनी छोड़कर आपकी खोपड़ी पर हमने अपने नाखूनों की धार तेज न कर ली होती। वह तो बहुत अच्छा हुआ कि खुदा ने गंजों को नाखून नहीं दिए। व्यंग पर व्यंग। आवश्यकता है साहित्य में ऐसे नए ढंग के व्यंग की जो तथाकथित सभ्य समाज में खप सके, आज के नामधारी पत्र पत्रिकाओं में आसानी से छप सके, जिसे कॉफी के साथ पिया जा सके, जो अपने पर छोड़कर सब पर हो, जिसकी चर्चा हर होठ पर नहीं लव पर हो। जी हाँ, लव यानी प्यार, आई मीन मोहब्बत, उस पर भी हावी हो जाए व्यंग की कुव्वत, जो अपनी धार से प्यार को भी मिसमार कर दे, जिसे लोगों ने सामाजिकता या कल्चर के विशेषण दिए हैं उन पर भी कातिलाना वार कर दे, जो जमी हुई सियासत को उखाड़ दे, उखाड़ ना सके तो कम से कम कागज पर तो उसे पछाड़ ही दे, जो माया से कहे कि तुम सिर्फ काया हो, काया से कहे कि तुम भी ब्रह्म हो, ब्रह्म से कहे कि ब्रह्मानंद जी तुम कोरे ब्रह्म हो, जो रूप को कहे अपरूप, अपरूप ही जिसके लिए हो स्वरूप, हर अनगढ़ को बताए अनूप, जैसे पत्रकारिता में होता है स्कूप, डिनर में होता है सूप, कवियों के लिए होता है पनघट वाला सरस कूप। व्यंग वैसा ही हो जैसे कोई मिस्र का पिरामिड या भारत का ऐतिहासिक या अनैतिहासिक स्तूप, परंतु वह इनका समर्थक नहीं, बाय नेचर
विरोधी हो, जुबान का कड़वा और स्वभाव का क्रोधी हो, जरूरत है ऐसे व्यंग की। बड़ी कमी है साहित्य के इस अंग की। श्रीमती जी ने नाश्ते में हलवा बनाया है, कटलेट नहीं। मेज पर स्टील का कटोरा है, प्लेट नहीं। कहती हैं कॉफी नहीं, दूध मिलेगा। पुराना शरीर चाय से नहीं चलेगा। क्या मजाक है, सुबह सुबह ही ये क्या नॉनसेंस टॉक है। नए आदमी को चाहिए नया नाश्ता, उसका दूध मक्खन और हलवे से क्या वास्ता। दूध बछड़ों का शोषण है, हलवा आज के आदमी के लिए कुपोषण है। इस बात को हर जगह आजमाया जाता है। मक्खन खाया नहीं, लगाया जाता है, पर बड़ी मुश्किल है। अखबार के पाठकों की कलम की तीखी नोक से, बातूनी झोंक से, जिस्मानी अर्ज से, शैली की नई तर्ज से बहकाया जा सकता है, पर घर में अपनी बीवी को नाश्ते की मेज पर कैसे समझाया जा सकता है। शासन की बात और है, अनुशासन की और। लेखन की बात और है, भाषण की और। भाषण में तो यह बात नए अंदाज से त्योरी चढ़ाकर, मुंह बिचकाकर बखूबी कही जा सकती है कि साहित्य है क्या भला, हारमोनियम, सारंगी, ढपली या तबला। नासमझ लोगों को बहका दिया, गमजदा मासूमों को बहला दिया, सिरफिरों को बरगला दिया। बस बन गया साहित्य। यही हकीकत है। इसके अलावा साहित्य का न कोई मकसद है और न कीमत है। जिसके पास खेती नहीं है, दफ्तर नहीं है, बीवी नहीं है, घर नहीं है, यानी जो बेचारा है, हर तरफ से नाकारा ही नहीं एक प्रकार से आवारा है, वह लिखे और पढ़े उसे। जिसे कहते हैं साहित्य या अदब अथवा लिटरेचर, यह व्यंग नहीं यथार्थ है। स्वार्थ नहीं परमार्थ है कि साहित्य से किसी का हित नहीं हुआ। मैं खाना, साकी, प्याला और पैमानों से बहुत नापा, मगर अदब से कोई बाअदब नहीं हुआ। लिटरेचर से लोग धराशायी होकर स्ट्रेचर नशीन ही हुए हैं, कभी समाज के लिए पुर यकीन नहीं हुए हैं। साहित्य हमेशा मठों और सिंहासनों का चिलंबरदार ही रहा है। भूखी नंगी जनता के लिए, सिसकती मानवता के लिए वह सर्वदा निराकार ही रहा। उसे कंधा नहीं ठोकर चाहिए। यह कोई ईश्वर या मनुष्य का साम्राज्यवाद नहीं है कि उसे जोकर चाहिए। शाहे ईरान गए, रहमान गए, अफगान गए, सुल्तान गए। एशिया की ऊसर भूमि में कैक्टस खिल रहे हैं नए नए, तो व्यंग की नोक तेज करो। यूरोप से भारत के लदान के लिए चालू फिर से स्विच करो। ब्रिटेन से लोकतंत्र, फ्रांस से नंगी मूर्तियां, अफ्रीका से गुलामी, अरबों से अमीरी, हिंद महासागर से घड़ियाल, घोंघे और केंचुए भारत आने के लिए छटपटा रहे हैं। वे बेवकूफ हैं जो निर्यात के मुकाबले में आयात घटा रहे हैं। चीन ने दरवाजे खोल दिए हैं, तुम कम से कम खिड़की तो खोलो। बात बात में गांधी, गंगा और गीता की जय मत बोलो। देखो वह देखो, उधर से नहीं इधर से नई रोशनी आ रही है। तुम्हारी पुराणपंथिता यानी जहालत पर सीना तान खिलखिला रही है। खिलखिलाहट, मुस्कान, इनसे भाषा और साहित्य के ये मुहावरे अब पुराने पड़ गए हैं। लिपि पुती और मुस्कुराती सभ्यता पर व्यंग के तेवर चढ़ गए हैं, किंतु व्यंग के साथ विनोद, जैसे सांप ने ले लिया हो नेवले को गोद। शिमला समझौते का नवीनतम नमूना एक कत्था तो दूसरा चूना। नया रंग आएगा। हर चौक, गलियारा और देहरी दालानों का कोना कोना नई नई पीकों से भर जाएगा। पान भारत की सभ्यता का प्रतीक है, मानो किसी तिरस्कृत, वंचिता और उपेक्षिता को
चूस कर उगली हुई का नाम पीक है। रूपक सटीक ना हो, किंतु आज के व्यंग विनोद की यही लीक है। कुछ भी कहो, कुछ भी लिखो, सब ठीक है। रेडियो बुलाता नहीं, कवि सम्मेलनों से निमंत्रण आता नहीं, नौकरी रास आई नहीं, जमा पूंजी के नाम एक पाई नहीं। बेटा अर्राता है, पत्नी का सर भर्राता है, तब कवि कैसे जिए? व्यंग लिखे और शराब पिए। कविताएं छपती नहीं, कहानियां खपती नहीं, उपन्यास का प्लॉट नहीं, कोई परिचर्चा अलॉट नहीं। तब या तो लिखो कव्वाली या बैठे ठाले बको गाली। गाली भी व्यंग का एक प्रकार ही है। नए साहित्य में तो उसी की भरमार है। पेशे से टीचर, लिखने लगे फीचर, जब चढ़ा शनीचर हो गए फटीचर। पूछने लगे अब कैसा लिखता हूँ, अब लाला की उधार का हिसाब नहीं, व्यंग लिखता हूँ। ओ मेरे बालम, पत्र पत्रिकाओं में खुल गए हैं व्यंग विनोद के कॉलम। कलम कुल्हाड़ा उठाओ, श्रोताओं की खोपड़ी पर आजमाओ, फोटो के साथ लेख भी निकल जाएगा। गंजों की जमात का कोई पुरस्कार तुम्हें भी मिल जाएगा। नेता पर लिखो, अभिनेता पर लिखो, नेशनल से लेके इंटरनेशनल पुरस्कार विजेता पर लिखो, चूरन चटनी से लेकर पुस्तक विक्रेता पर लिखो, मंत्री पर लिखो, संतरी पर लिखो, जनपत्री पर लिखो, जंत्री पर लिखो, रेल पर लिखो, ढकेल पर लिखो, सेकेंड हैंड सेल पर लिखो, और कुछ न लिख सको तो ऊंट की नकेल पर लिखो, उनकी नो पर लिखो, उनकी यस पर लिखो, लड़ती रेल पर लिखो, भिड़ती बस पर लिखो, लिखो अमरूद पर, केले पर, लिखो भीड़ पर, अकेले पर, आदमी को लिखो कद्दू, बुद्धिजीवी को बुद्धू, विचारक को पोंगा और प्रचारक को पद्दू। कहो आदमी पद्दू से ही पद्म सिंह बनता है, और ऐसे ही नर रत्न पर पद्मश्री का खिताब मिलता है। आदमी को लिखो भेड़, और भेड़ को लिखो समर्थक, समर्थक को लिखो चमचा, और बाकी को लिखो निरर्थक। कहो समाज में बड़ी विषमता है, केंचुआई सभ्यता का जीव कीचड़ पर ही जमता है। कुछ रोमांस, कुछ गीत, कुछ डांस, कुछ आंसू, कुछ दर्द। लिखो मेरे कवि, कलाकार यानी नामर्द होकर बेलौस, यथार्थ को भोगो और कहो यह है पैथोस। साहित्य बाजीगर का पिटारा है, वहीं बैठे ठाले लोगों का एकमात्र सहारा है। इस पर पहले हंसो, फिर फप्तियां कसो, व्यंग बन जाएगा, नाम सुर्खियों में तन जाएगा। कहो राजनीति वेश्या है और हम हैं तबलची, हमारी ही संगत से उसके घुंघरू छनकते हैं। इसका आशय समझो कि हम हैं मौलिक और वे हैं नकलची। कहो अर्थ की कमी दूर करने का नाम मदिरालय गो मांसालय है, विद्यालय का नया नाम रोमांसालय है। सयानी लड़कियां यहाँ इसलिए आती हैं कि वे अधिक से अधिक माता पिताओं की नजरों से दूर रहें। लड़के इसलिए आते हैं कि एलएसडी के नशे में चूर रहें। अध्यापक पुस्तकें नहीं पढ़ाते, उन्हें यथार्थ जीवन जीना सिखाते हैं। शकुंतला से लेकर उर्वशी तक का प्रैक्टिकल कराते हैं। सिनेमा कुंजगृह और रेस्तरां है संकेत स्थल। हिंदी भी कोई जुबान है, अंग्रेजी भाषा और साहित्य ही है निर्मल गंगा जल। लिखो कि जमाना बदल रहा है, देश नारों और नक्कारों से चल रहा है। करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, मगर अन्न का उत्पादन बढ़ रहा है। आर्थिक समृद्धि हो रही है, इसीलिए सोने का भाव चढ़ रहा है। वायदों में क्या रखा है, कायदों के नारे बुलंद करो, अखबारों को ही नहीं गुंडों को भी स्वच्छंद करो।
नाश गरीबी का तो हो गया, अब गरीबों की बारी है। घोड़े की घास से पुरानी यारी है। भारत के आंकड़ेबाज इस बात पर आमादा हैं। देश में शेर अधिक है या गीदड़ ज्यादा है। लेकिन बात को सीधी या सपाट कहना व्यंग नहीं, इसमें ह्यूमर या आयरनी का रंग नहीं। तीर बाघिन पर नहीं, भैंस पर तानो। दुश्मन मत्सर को नहीं, मच्छर को पहचानो। नारी को नागिन नहीं, छिपकली जानो। फाउंटेन पेन की ट्यूब नहीं, परख नली मानो। नई कृति से नए शिष्य को जन्म दो मेरे राजा, तभी बच सकेगा तुम्हारा व्यंग विनोद का बाजा।